वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 5 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है मीर बाकिर अली दास्तान को। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर शाहिद अहमद दहलवी के ज़रिए लिखा गया एक खाका है, यानी कि शाहिद अहमद दहलवी ने मीर बाकिर अली दास्तान को, जो कि आखिरी दास्तान गो थे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी दास्तान लिखने के अंदाज़े बयान को इस चैप्टर के अंदर बयान किया है। तो यहाँ पर सभी बच्चों के लिए खाका किसे कहते हैं इस बात को जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में खाके से मुतालिक सवाल जवाब आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पहले खाके के मुतालिक पढ़ लेते हैं कि खाका किसे कहते हैं, फिर मुसन्निफ़ का इंट्रो, अल्फाज मायने, सबक का खुलासा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। देखो, खाके का मतलब होता है किसी भी इंसान के बारे में लिखना, यानी कि पर्सनल स्केच लिखना। यानी खाके के अंदर सवाने हयात की तरह ज़िंदगी के सभी पहलू नहीं लिखे जाते हैं, बस पर्सनैलिटी को बताते हुए कुछ वाक़यात को बयान कर दिया जाता है। तो पढ़कर बताती हूँ कि खाका आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवालों के जवाब किस तरह से दोगे। सारी ही इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। इस्तिलाही मायनों में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। समझ में आया कि इस्तिलाही मायनों में खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पर्सनल स्केच या पेन पोर्ट्रेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल खाके ही की इस्तिलाह राइज है। खाके से मुराद ऐसी नसरी तहरीर है। नसरी तहरीर का मतलब क्या है? देखो, आपकी ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है नज़्म का, एक पार्ट है नसर का। तो जिस पार्ट के अंदर सभी मज़मून, सभी दास्तान, आर्टिकल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो नसर की कैटेगरी में आती हैं, और शायरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नज़्म की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो खाके से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खसूसियत को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। समझ में आया कि खाके के अंदर किसी भी इंसान की शख्सियत को इस तरह से बयान किया जाता है कि उसके अंदर उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है उसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदत व इतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। खाके का मकसद ही ये होता है कि मुतलका शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी खसूसियात में ऐसे नुमाया औसाफ का बयान किया जाए जो कि उसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया है। समझ में आए कि खाके का मकसद क्या होता है। जिस इंसान का खाका लिखा जा रहा है उसमें उसके नुमाया औसाफ का बयान किया जाए, जिससे उसकी मशहूर होने की और उसकी पहचान का जो बातें उस इंसान की मशहूर होने की पहचान का ज़रिया हो। इसके लिए खाका लिखने वाला उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है, बल्कि उससे वाक़फ़ियत और कुर्बत भी ज़रूरी है। समझ में आया? खाका लिखने वाला जिस किसी का खाका लिखता है तो खाका निगार का उस शख्स के बारे में, उस शख्स के लिए मुतासिर होना, अट्रैक्ट होना ज़रूरी है, और वाक़फ़ियत और कुर्बत भी होना ज़रूरी है, तभी तो वो इंटरेस्ट के साथ लिख पाएगा किसी के बारे में। खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ है। किस तरह? इसमें सवाने हयात की तरह बाकी तरतीबवार नहीं लिखे जाते, और न ही तमाम हालत व वाक़ियात का बयान करना ज़रूरी होता है, बल्कि खाका निगारी में हालत व वाक़ियात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं। खाका निगार यानी कि खाका लिखने वाला किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन उसकी तहरीर से मरऊबियत का इजहार नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्शलिटी, दुश्मनी या ज़्यादा प्यार नहीं होना चाहिए, यानी कि झूठी तारीफ़ या झूठी दुश्मनी के अंदर झूठी बुराई नहीं होनी चाहिए। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वे गैर जानिबदार नज़र आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबी और ख़ामियाँ दोनों का बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर खाके में उभर कर सामने नहीं आएगी। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, उसी तरह ख़ामियों के बयान में भी ज़ाती दुश्मनी को शामिल नहीं करना चाहिए। ख़ामियों के बयान में भी अपनायत का एहसास होना चाहिए, ना कि किसी की बेइज्जती, किसी ख़ामी को बताते हुए किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए खाका लिखते वक्त। तो यहाँ से मैंने खाके से मुतालिक सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको पढ़कर बता दी हैं। आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख सकते हो। अब है मुसन्निफ़ का इंट्रो। शाहिद अहमद दहलवी, इनकी पैदाइश 1906 में हुई और इनका इंतकाल 1967 में हुआ। शाहिद अहमद दिल्ली में पैदा हुए।
وہ اردو کے ممتاز نثر نگار تھے، یعنی کہ اردو لٹریچر کے بہت مشہور لکھنے والے تھے۔ لکھنے والے مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ کون تھے؟ مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ انہوں نے دلی سے ساکی کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، جو کہ مہینے میں ایک بار جاری ہوتا تھا۔ رسالہ ساکی کی بدولت انگنت شاعر اور ادیب منظر عام پر آئے، کیونکہ اس رسالے کے اندر ان کے آرٹیکلز لکھے جاتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ابھر کر آئے۔ ستمبر 1947 میں شاہد احمد پاکستان چلے گئے، وہاں سے رسالہ انہوں نے ساکی جاری کیا۔ پاکستان میں انہوں نے ناول، افسانے، ڈرامے اور نفسیاتی کتابوں کے انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے۔ شاہد احمد دہلوی کو اپنے دادا کی طرح دلی کی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی، یعنی کہ دلی کی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ وہ کم سے کم اور موزوں ترین الفاظ میں اپنی بات کہہ جاتے تھے، یعنی کہ تھوڑے ہی شبدوں میں اپنی بات سمجھا دیتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے اردو کے کئی مشہور مقبول ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ اپنے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں پر انتہائی دلچسپ اور معلوماتی خاکے لکھے ہیں۔ ان کا لکھا ہوا ایک خاکہ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی ہے۔ اس خاکے میں شاہد دہلوی نے میر باقر علی کی شخصیت، سیرت اور ان کے داستان سنانے کے انداز کو اس طرح بیان کیا ہے، لگتا ہے ہم خود میر باقر کے روبرو یعنی کہ سامنے موجود ہیں۔ تو بچوں، میر باقر علی جو تھے وہ دلی کے آخری داستان کو یعنی کہ داستان سنانے والے تھے۔ سبق کو سمجھانے سے پہلے الفاظ معنوں کا جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایگزام میں بھی آپ سے پوچھے جائیں گے۔ داستان کو کہتے ہیں داستان سنانے والا، افلاس یعنی کہ غریبی، پرشش ختم ہو گئی یعنی کہ ماں ختم ہو گئی، حامل ہونے کا مطلب ہے رکاوٹ پیدا کرنا، رزم کہتے ہیں جنگ کو، زیرو بم یعنی کہ نیچا اور اونچا سر، عیار کہتے ہیں مکار کو، سامعین یعنی کہ سننے والے، زمین و آسمان کے کلابے ملانا یعنی کہ مغالبہ کرنا، بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا، فارغ التحصیل یعنی کہ جو علم حاصل ہو چکا ہو، آٹے کہتے ہیں افیون کی بڑی گولی، لب سوز کہتے ہیں ہونٹوں کو جلا دینے والا، لبریز کہتے ہیں لبالب کو، مقررت کہتے ہیں غمگین کو، اکھرنا کہتے ہیں ناگوار گزرنا، اعجاز کا مطلب ہے معجزہ، منخبی کہتے ہیں ایک آلہ جس سے جنگ کے دوران دشمنوں پر بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، تواضع یعنی کہ خاطرداری، لب بند یعنی کہ شیرنی سے ہونٹوں کا چپکانے والا، پاسنگ کہتے ہیں معمولی چیز کو، کس منہ پرسی وہ حالت جس میں کسی کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کامل الفن یعنی کہ فن کا ماہر۔ اب میں آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ پڑھ کر بتاتی ہوں کہ اس چیپٹر کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی جو کہ اس چیپٹر کے مصنف ہیں، شاہد احمد دہلوی نے دلی کے آخری داستان گو یعنی کہ دلی کے آخری داستان سنانے والے میر باقر علی کا خاکہ لکھا ہے۔ اس چیپٹر میں میر باقر علی کی وفات 1928 میں ہوئی تھی۔ سمجھ میں آیا کہ مصنف شاہد دہلوی نے دلی کے آخری داستان گو یعنی کہ داستان سنانے والے میر باقر علی کا خاکہ لکھا ہے اس چیپٹر میں، اور میر باقر علی کی وفات 1928 میں ہوئی تھی۔ اس خاکے میں انہوں نے میر صاحب کا حلیہ، داستان گوئی یعنی کہ داستان سنانے کا انداز اور میر صاحب کے داستان سنانے کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں میر صاحب دبلے پتلے آدمی تھے، عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، پاؤں میں دیسی جوتا، انگرکھا اور چست پاجامہ پہنتے تھے، مختلف رجواڑوں اور نوابوں کو داستان سنانے جاتے تھے۔ املی کی پہاڑی پر گھر تھا۔ دلی کے رئیس چھنا مل کے ہاں کسی وقت میں 50 روپے ماہوار 50 روپے ماہانہ پر ملازم تھے۔ چھنا مل والوں کا بیان تھا کہ ہم 20 سال سے ان سے داستانیں سن رہے ہیں، پر ان کی داستانیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ میر صاحب ہمیشہ داستان امیر حمزہ سناتے تھے۔ میر صاحب کے آباء و اجداد یعنی کہ خاندان والے بھی شاہی داستان گو تھے، یعنی کہ راجاؤں کے دربار میں داستانیں سناتے تھے۔ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے اور آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ کر سامنے آ جاتا، داستان کہتے جاتے اور موقع با موقع ایکٹنگ بھی کرتے جاتے تھے۔ آواز کے زیر و بم
लहजे से भी आसार बढ़ाते जाते थे, यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव ऐसा था जिससे कि और ज़्यादा अच्छा लगता था सुनना, लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। ज़ेवरात हो या हथियार, 100-150 नाम एक सांस में गिना जाते थे। ये नाम उन्होंने तोते की तरह नहीं रटे हुए थे, बल्कि हथियारों की शक्ल और उसके इस्तेमाल से भी वो वाकिफ़ थे, यानी कि पूरा इल्म रखते थे। औरत के हुस्न का बयान करने पर आए तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दे, और कुछ नहीं तो सिर्फ औरत की चाल की सैकड़ों किस्में बता देते थे दास्तान सुनाते वक्त। उन्होंने ये वसी मालूमात बड़ी मेहनत से हासिल की थी। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताल्ला किया था, यानी कि इल्म हासिल किया था, उस्तादों से बाकायदा सीखा था। जब दिल्ली में तिबिया कॉलेज खुला तो मीर साहब ने 60 साल की उम्र में दाखिला लिया और वहाँ से फारिगुल तहसील होकर सनद भी हासिल की। मीर साहब की दास्तान जहाँ होती वहाँ उजली चांदनियों, कालीन और गांव तकिए का एहतमाम किया जाता। मीर साहब छोटे से तख्त पर बैठकर दास्तान सुनाते। सुनाने से पहले एक प्याली में अफ्यून घोल कर पीते, फिर उसके बाद चाय की चुस्की लेकर दास्तान शुरू करते। दिल्ली में कहीं दास्तान सुनाने को जाते तो वो रुपये लेते थे। उम्र के आखिरी हिस्से में अपने घर पर ही दास्तान सुनाने थे। एक आने का टिकट रखा था घर पर आने का। 10-20 शायकीन यानी कि दास्तान सुनने वाले जमा हो जाते थे, जिससे उनको रुपया सवा रुपया मिल जाता था। जब दास्तान सुनाने वालों का कहत हो गया, यानी कि कोई भी दास्तान सुनने वाला नहीं आता था, तो मीर बाकिर ने कुछ चंद किताबें लिखी, जिनमें पाजी पड़ोस, मौला बख्श हाथी, गाड़े जान ने मलमल जान को तलाक दे दी जैसी किताबें लिखकर बेचना शुरू की। तो यहाँ से मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा ही खुलासा पढ़कर बता दिया है। आप एग्ज़ाम में भी आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने लफ्ज़ों में लिख कर दे सकते हैं। आगे थोड़ा सा और है इनके दादा के बारे में, नाना के बारे में। मीर बाकिर अली अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। जिन बुज़ुर्ग ने उनके नाना की दास्तानें सुनी थी, वे कहते थे कि मीर बाकिर अली उनके पासंग भी नहीं है, यानी कि उनके बिल्कुल पास नहीं है। बुढ़ापे में मीर बाकिर अली की नाकदरी और कसम पुरसी के हाथों बहुत तकलीफ़ें पहुँची और वो अपना पेट पालने के लिए छालियाँ बेचते थे। अब बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है वो पढ़कर बता देती हूँ, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताऊँगी। मीर साहब के दास्तान बयान करने का तरीका क्या था? जवाब होगा, मीर साहब का ये तरीका था कि वे बज़म हो या रज़म इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। दास्तान खिंचते जाते और मौके पा मौका एक्टिंग करते जाते। आवाज़ के ज़ेरो बम और लबो लहजे से भी असर बढ़ाते जाते। अमीर हमजा और अयारों का जब बयान करते तो हंसाते हंसाते लिटा देते। हथियारों के नाम गिनना शुरू करते तो 100-150 एक सांस में नाम ले जाते। अगला सवाल है, मुसन्निफ ने ये क्यों लिखा है कि फिर कमाल ये कि नाम सिर्फ तोते की तरह रटे हुए नहीं थे, इस बात को वाज़ा करो। यानी कि मुसन्निफ ने मीर बाकिर अली के बारे में ये क्यों लिखा कि उन्हें नाम सिर्फ तोते की तरह रटे हुए नहीं थे, इस बात को वाज़े करना है। मुसन्निफ ने इसलिए लिखा कि उन्हें सिर्फ हथियारों के नाम रटे हुए नहीं थे। जिस तरह तोता कुछ अल्फाज याद कर लेता है और उन्हें दोहराता रहता है, मीर साहब के साथ ऐसा नहीं था। मीर बाकिर अली दास्तान को हथियार की शक्ल और उसको इस्तेमाल करने के तरीके भी बता देते थे दास्तान सुनाते वक्त। इससे ज़ाहिर होता है कि ये नाम सिर्फ उन्हें तोते की तरह रटे हुए नहीं थे, वो उनके बारे में पूरी मालूमात रखते थे। अगला सवाल है, मीर बाकिर अली को सब मालूमात कहाँ से हासिल हुई थी जो कि वो अपनी दास्तानों में सुनाते थे? जवाब होगा, मीर साहब ने तमाम मालूमात बड़ी मेहनत से हासिल की थी। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताल्ला किया था, पढ़ाई की थी, उस्तादों से इल्म हासिल किया था। अगला सवाल है, जब दिल्ली में तिबिया कॉलेज खुला तो मीर बाकिर अली ने क्या किया? जब दिल्ली में तिबिया कॉलेज खुला तो मीर साहब ने 60 साल की उम्र में इसमें दाखिला लिया और लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने लगे और वहाँ से फारिगुल तहसील होने की सनद भी हासिल की। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। मुसन्निफ ने मीर बाकिर अली का जो हुलिया बयान किया है उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मीर बाकिर अली दुबले पतले आदमी थे, दरमियाना कद और उम्र 60-70 बरस के दरमियान थी। रंग साफ था, सफ़ेद चौड़ी दाढ़ी थी, पतली नाक, अंगरखा और चुस्त पजामा पहनते थे। पाँव में देसी जूती होती थी। अगला सवाल है, मीर बाकिर अली दास्तान किस तरह सुनाया करते थे? मीर साहब दास्तान इस तरह सुनाते थे कि आंखों के सामने पूरा नक्शा आ जाता था।
दास्तान कहते हुए एक्टिंग भी करते थे। आवाज़ के उतार चढ़ाव और लबो लहजे से भी दास्तान को पुरअसर बनाने की कोशिश करते थे। अमीर हमजा और अयारिया का जब बयान करते तो हंसाते हंसाते लोटपोट कर देते। हथियारों के नाम गिनाना शुरू करते तो 100-150 नाम एक सांस में ले जाते। ये नाम उन्हें तोते की तरह रटे हुए नहीं थे, बल्कि वे इन हथियारों की शक्लों और इस्तेमाल से भी पूरी तरह वाकिफ़ थे। औरत के हुस्न का बयान करने पर आए तो ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते। कुछ नहीं तो औरत की चाल की ही सैकड़ों किस्में बता देते। बेगम बन संवर कर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रही हैं। 1.5 घंटा हो गया, बेगम की दहलीज नहीं फलांगती, यानी कि इतनी तारीफ़ें करते अपनी दास्तान के अंदर औरतों की। मीर साहब कितनी ही लंबी दास्तान सुनाए, मगर कमाल ये था कि सुनने वाले कभी उकताते नहीं थे, बोर नहीं होते थे। मीर बाकिर अली की दास्तान सुनने के लिए क्या एहतमाम, क्या इंतज़ाम किया जाता था। तो मीर साहब जिस मकाम पर दास्तान सुनाते वहाँ उजली चांदनियों का फर्श बिछाया जाता। मीर साहब के लिए एक छोटा सा तख़त बिछा दिया जाता, उस पर कालीन और गाँव तकिया होता। सामिन यानी कि सुनने वाले भी फर्श पर गाँव तकिया लगाकर बैठ जाते। पान और हुक्के का दौर चलता रहता। गर्मियों में शरबत और जाड़े में चाय से खातिर तवाज़े की जाती। अगला सवाल है, मीर बाकिर ने अपने घर पर दास्तानें कहनी क्यों शुरू की। मीर साहब दिल्ली में कहीं दास्तान कहने जाते तो 2 रुपये लेते। एक वक्त ऐसा भी आया कि वे रुपए देने से लोगों को रुपए देने अखरने लगे, तो मीर साहब ने अपने घर पर दास्तान कहनी शुरू की और एक आना टिकट लगा दिया। 10-20 चायकिन यानी कि सुनने वाले आ जाते तो मीर साहब की कमाई रुपया 100 रुपया 1.25 रुपया उनको मिल जाता था। मीर बाकिर अली ने कौन सी किताबें लिखी हैं। तो मीर बाकिर अली ने किस्सों पर मुबनी छोटी छोटी किताबें लिखी, जिनमें से मौला बख्श हादी, पाजी पड़ोस और गाड़े खान ने मलमन जान को तलाक दे दी ज़्यादा मशहूर हुई। चाय की खूबी ये है कि वे लबबंद, लबरेज और लबसूस हो। इन अल्फाज की वजाहत कीजिए। लबबंद से मुराद है कि चाय इस कदर मीठी हो कि मिठास से होठ चिपकने लगे। लबरेज चाय की प्याली यानी कि प्याली ज़रा भी खाली ना हो, बल्कि किनारों तक भरी हुई हो। लबसूस यानी कि चाय इस कदर गर्म हो कि पीने वाले के होठ चलने लगे। तो यहाँ से मैंने आपको ये चैप्टर पूरी तरह पढ़कर बता दिया है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और लाइक भी करना।